एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका हमने मॉडल पेपर तैयार किया है जो आपके 2022 के प्रश्न पत्र में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें मेरे प्यारे दोस्त, जो पेपर होता है जब वो आपको प्राप्त होता है तो उसको 3 खंड में बाँट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ का मतलब होता है लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड बा का मतलब होता है लघु उत्तरीय प्रश्न और खंड सा का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सभी खंड के नीचे नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। जैसे खंड आ यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो है जवाब आपको 50 शब्दों में देना होगा। मतलब एक प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो उसका जवाब 50 शब्द, दूसरा भी 50, तीसरा भी 50, ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख अवधारणा को बताइए। क्या पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख अवधारणाओं को बताइए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कार्ल मार्क्स की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे लिखना होगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा लिखना होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा लिखना होगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, चौथा लिखना होगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा लिखना होगा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, छठा लिखना होगा अधिसंरचना। क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिसंरचना तथा अ, अधोसंरचना संबंधित सिद्धांत, और सातवां आपको लिखना होगा आर्थिक निर्णायक, और आठवां आपको लिखना होगा पूंजीवादी समाज। ठीक है, ये इनकी 8 क्या थी मेरे प्यारे दोस्त, प्रमुख अवधारणाएं थी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है या ऐतिहासिक भौतिकवाद से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कार्ल मार्क्स ने अपने समाज तथा इतिहास के सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद का नाम दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने अपने इतिहास और समाज को क्या दिया है, जो इतिहास और समाज का सिद्धांत था उसको ऐतिहासिक भौतिकवाद नाम दिया है। इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा ऐतिहासिक भौतिकवाद का अर्थ है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, अर्थात इतिहास की आर्थिक व्याख्या। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या एक तर्कपूर्ण तथा कर्मबद्ध ज्ञान के रूप में की है। मार्क्स का विचार है कि इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा और जब तक आर्थिक शक्तियां बदलती हैं तो इतिहास में भी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे इनके कहने का यही है कि इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं वो केवल आर्थिक पैसों के कारण हुई हैं। आर्थिक का मतलब यहाँ पे पैसे ही नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, धन दौलत आप एक तरीके से समझ सकते हैं, उनके कारण ही हुई है। जब जब समाज में आर्थिक परिवर्तन हुआ है तब तब समाज में भी परिवर्तन हमें देखने को मिला है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स के समाज के विकास और विकास की व्याख्या संबंधित सिद्धांत द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद पर आधारित हैं। किस पे मेरे प्यारे दोस्त, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि द्वंद्वात्मक का मतलब होता है जब कहीं पे किसी दो व्यक्ति या समाज या दो राष्ट्र के बीच में जब युद्ध स्टार्ट हो जाए उसी को ही द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का मतलब युद्ध ही होता है। ठीक है, तो ये द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद पर इनका सिद्धांत जो है वो आधारित है। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की वर्ग संघर्ष क्या है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहो वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आपका जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो पूछ रहा है वर्ग संघर्ष क्या है। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स ने अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में यह स्पष्ट किया है कि जब तक के, क्या मेरे पास दोस्त, कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। किसमें उन्होंने, अब उनका जो एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने बताया है कि जो अब तक का समाज का अब तक के समाजों का जो इतिहास रहा है वो कौन सा रहा है, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे समाज की कमी नहीं थी जो पूर्णतया वर्ग विहीन हो। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा सदियों से सदियों से समाज में शोषित और शोषक दो वर्ग विद्यमान रहे हैं। शोषक वर्ग
का अत्याचार अब असहनीय हो जाता था, जब असहनीय हो जाता था तो शोषित वर्ग संगठित होकर विद्रोह करता था। ठीक है, यही क्या कहलाता था? वर्ग संघर्ष कहलाता था। मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग संघर्ष भी कई प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आप फटी जीन्स पहनते हैं, लेकिन आपके दादाजी को नहीं पसंद है क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को नहीं देखा है। आप तीनों साइड से बाल कटवा लेते हैं, लेकिन आपके दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो उन चीज़ों से बोलते रहते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। तो वो भी, ये भी एक प्रकार का क्या है? वर्ग संघर्ष है। कोई पूंजीपति आदमी जब अपने यहाँ के, जो उनके यहाँ के लोग जो काम करते हैं, उनको कम पैसा दे, काम ज़्यादा करवाए, वो लोग इकट्ठे होकर के एक ही क्रांति या एक युद्ध छेड़ दें, तो वो क्या कहलाता है? वो भी वर्ग संघर्ष ही कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि वर्ग शब्द से कार्ल मार्क्स का तात्पर्य आर्थिक वर्ग से था। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने दिया है सिद्धांत, उन्होंने केवल पैसों से संबंधित को ही वर्ग कहा है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा धन है, पैसे ज़्यादा हैं, तो वो कौन सा हो जाता था? उच्च वर्ग हो जाता था, और जिनके पास पैसे कम थे वो निम्न वर्ग में आ जाते थे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, समाज में सदैव एक वर्ग ऐसा था जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता था, और दूसरा वर्ग श्रम करके उत्पादन कार्य करता था। मतलब इनके कहने का यही है कि समाज में हमेशा हमें दो प्रकार के वर्ग देखने को मिले हैं। पहला जो होता था वो इन चीज़ों का मालिक होता था, वो देखता था कब बेचना है, कब खरीदना है, ये सब करता था। और दूसरा होता था श्रम वाला, उसमें लोग मेहनत करके उन चीज़ों का उत्पादन करते थे। ठीक है, वो दूसरा वर्ग हो जाता था। आगे आपको लिखना था कि इन दोनों के मध्य शोषण की सीमा बढ़ जाने पर संघर्ष होता था। जब इनमें क्या होता था कि मालिक उनके कार्य के अनुसार, उनकी इच्छाओं के अनुसार उनको पैसे नहीं देता था, तो लोग एकजुट हो जाते थे और उनमें क्या हो जाता था? संघर्ष हो जाता था। ठीक है, जिसे वर्ग संघर्ष कहा गया। किसने? कार्ल मार्क्स जी ने उसे ही वर्ग संघर्ष कहा है। जब पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में कोई संघर्ष स्टार्ट हो जाए, उसी को इन्होंने वर्ग संघर्ष नाम दिया है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि श्रम विभाजन का अर्थ बताइए। आप यहाँ पे क्या बताना है कि आपको श्रम विभाजन का अर्थ यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स ने अपनी पुस्तक पूंजी से उद्धृत करते हैं। क्या मेरे पास दोस्त, उनकी एक पुस्तक हुई है पूंजी, वहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जब सामाजिक उत्पादन को उसके मुख्य भागों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो सामाजिक उत्पादन है उसको सामाजिक उत्पादन को उसके मुख्य भागों में अथवा प्रजातियों में, जैसे कि खेती, उद्योग आदि में बांट दिया जाता है, तब हम उसे सामान्य श्रम विभाजन कहते हैं। मतलब यहाँ पे कहना यही है कि जैसे मान लीजिए समाज में कई चीज़ें उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, अब उनको क्या किया जाता है? उसके जो मुख्य भाग होते हैं अथवा जो उसकी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि खेती, उद्योग, ये सारी चीज़ों को अलग अलग बांट दिया जाता है। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग उद्योग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग नाई वगैरह का काम करते हैं, कुछ लोग साइकिल बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार से जो अपना वर्ग, कोई लोग मेज वगैरह, तख्त वगैरह बनाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे पास दोस्त सभी को क्या किया जाता है? इन चीज़ों को बांट दिया जाता है, और जो यही बांटा जाता है इसी को ही सामान्य तौर पर हम श्रम विभाजन कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, और जब ये प्रजातियां जातियों तथा उपजातियों में बांट दी जाती हैं, तब हम उसे विशिष्ट श्रम विभाजन कहते हैं। मतलब ये जातियों और प्रजातियों में जाने के बाद भी उपजातियों में भी बांट दी जाती हैं ये छोटे छोटे करके, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट श्रम विभाजन कहते हैं। और कारखानों के भीतर जो श्रम विभाजन होता है उसे हम व्यष्टिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यष्टिक या फिर तफसीली श्रम विभाजन कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये श्रम विभाजन का भी आंसर आपको प्राप्त हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सर्वाहार क्या है। क्या पूछ रहा है आपसे कि सर्वाहार क्या है? तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सर्वाहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए मार्क्स एवं एंगल्स कहते हैं कि सर्वाहार समाज का वह वर्ग है जो अपनी आजीविका के साधन पूर्ण रूप से तथा केवल अपनी श्रम शक्ति को बेचकर प्राप्त करता है। मतलब समझ पा रहे हैं, कार्ल मार्क्स महोदय और एंगल्स महोदय क्या कहते हैं कि जो सर्वाहार समाज है, वह समाज का वह वर्ग है जो केवल अपने शक्ति के ऊपर निर्धारित होता है। उसके पास ना तो खेत होते हैं, ना कोई उद्योग होता है, कोई नहीं होता है, तो वो क्या करता है? कहीं पे जाता है, काम करता है और वहाँ से पैसे लेकर के आता है और अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा कि किसी पूंजी से प्राप्त किए गए लाभ से नहीं, जिसका
सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, जिसका पूरा अस्तित्व श्रम की मांग पर टिका होता है। ठीक है, मतलब उसके जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, उसका जीवन मरण सब कुछ, जो जीवन मृत्यु है वो सब कुछ क्या होता है, उसके श्रम के ऊपर ही मेरे प्यारे दोस्त टिका होता है। क्योंकि उस अगर वो श्रम नहीं करेगा तो उस दिन आपको उसको खाना नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसका अच्छा श्रम हुआ, जिस दिन मांग अच्छी रही, पैसा अच्छा मिला, उस दिन वो सारे परिवार अपना जीवन जो है दीपावली की तरह मनाएंगे। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, इस कारण सर्वाहार का जीवन अच्छे कारोबार के समय एवं खराब कारोबार के समय चक्र पर परस्पर होड़ से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ावों पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे कहना यही है कि जैसे जैसे कारखानों में या कारोबार में जैसे जैसे उतार चढ़ाव होता है, मान लीजिए कहीं पे मालिक को लाभ हो रहा है तो वो क्या बोनस वगैरह दे देगा, तो उससे उनको क्या होगा, खुशी मिलेगी, वो उनका जो काम रुका था उन कामों को करवा देंगे, ये अपना सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश ये भी हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी या कारोबार जो है वो घाटे में चल रहा है तो मालिक पैसा नहीं देता है, और जब पैसा नहीं देता है तो इनका जो काम रुका हुआ था, पहले से ही टेंशन में थे, अब इनका टेंशन और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वाहार का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो अपने श्रम के ऊपर, अपने शक्ति के ऊपर केवल क्या बोलते हैं, आश्रित तो हो मेरे प्यारे दोस्त, वो वही क्या कहलाता है, सर्वाहार कहलाता है। ठीक है, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसको पता होता है कि अगर हम पूरा दिन काम करेंगे तभी हमारे घर में शाम को खाना मिलेगा। ठीक है, खाना लेकर के जाएंगे, मतलब दाल चावल खरीद के ले जाएंगे, तभी वो बनेगा, तो अभी हमारे बच्चे खा पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूंजी संचय का क्या अर्थ है। आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि पूंजी संचय का क्या अर्थ है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य को पूंजी के रूप में इस्तेमाल करना, उसे पुनः पूंजी में बदल देना ही पूंजी संचय कहलाता है। मतलब मान लीजिए आप कहीं पे कमाने गए हैं, या कहीं से आपने पैसा प्राप्त किया और उसके बाद उन पैसों को खर्च किया। ठीक है, कहीं पे आपको मान लीजिए फीस वगैरह भरनी थी, घर के राशन लाने थे, ये सारे काम आपने कर लिए। उसके बाद जो आपकी पूंजी, जो आपका पैसा है, बच जाता है, और उसी को जब आप इकट्ठा करने लगते हैं, फिर उसको कहीं पे एक साथ इकट्ठा करके कहीं पे लगा के अपना दूसरा काम आप करवा लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, कोई भी काम करवा लेते हैं, गाड़ी ले आते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका पूंजी संचय कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, माल्थस के अनुसार पूंजी का संचय आय के एक भाग को पूंजी की तरह इस्तेमाल करना, अर्थात आय को पूंजी में बदल दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके माल्थस महोदय हैं, इनका कहना है कि जब कोई आय है, मान लीजिए आप 300 रुपये डेली कमाते हैं, ठीक है, और उसमें से आपका 200 रुपये रोज खर्च हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, 100 रुपये डेली बचा लेते हैं। उसी को इकट्ठा इकट्ठा करते करते आपने उसको एक अच्छी खासी पूंजी तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आप 10,000 रुपये तैयार कर लिए, अब उसको उठा के आप कहीं कारोबार कहीं पे भी लगा देते हैं, तो वही क्या कहलाता है, आपका पूंजी संचय कहलाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, संचय का अभिप्राय है कि पूंजीपति, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पूंजीपति अपना सारी वस्तु बेचने में सफल हुआ हो, और इस प्रकार से जो द्रव मिला, मेरे प्यारे दोस्त, जो द्रव यानी मनी, जैसे पैसा कहते हैं, मिला, उसे उसने उसे पूंजी में बदल डाला हो। ठीक है, मतलब उसने अपने सारे सामान को बेच दिया हो, कारखाना में जितने भी सारा सामान थे सभी को बेच दिया हो, और उनसे जो पैसे प्राप्त हुए हों उसी को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, संचय कहते हैं। चलिए, आगे आपको लिखना होगा, 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि उत्पाद व्यय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, उत्पाद व्यय क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी वस्तु का औसत दाम नियमानुसार उत्पादक व्यय के बराबर होता है। ठीक है, किंतु दामों में उतार चढ़ाव होता रहता है। उत्पादन व्यय को निम्न दो चीज़ों मतलब उत्पादन व्यय में निम्न दो चीज़ें शामिल हैं। कौन कौन सी, कच्चा माल तथा औजारों का हाश। ठीक है, और दूसरा है प्रत्यक्ष श्रम, जिसका मापदंड समय। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का यही है कुल मिला के इनका कि कोई भी सामान है, कोई भी वस्तु है, उसका एक औसत दाम नियमानुसार क्या किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है,
उसमें पैसे जो लगे होते हैं उन सभी को देखते हुए एक औसत दाम उसका तय किया जाता है, उस पे सामान बिकता है। अब ये समय के अनुसार इनका मतलब जो है उतार-चढ़ाव लगा रहता है, दाम में इनके परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे पेट्रोल अभी महँगा है, मान लीजिए एक साथ 20 रुपए कम हो जाए, फिर सोचिए क्या होगा, ठीक है? तो ये उतार-चढ़ाव क्या होता है, लगा रहता है। आगे ये कह रहे हैं कि जो ये आपका उत्पादन व्यय है, इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। पहला कौन-सा होता है, कच्चा माल तथा औज़ारों का ह्रास। मतलब जब आप कच्चा माल किसी कच्चे माल को तैयार करते हैं, तो उसमें आपको पहली बात जो उसमें भर्ती लगी, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो उसमें औज़ारों का ह्रास हुआ है, उसको भी जोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, प्रत्यक्ष श्रम। मतलब आप जब वहाँ पे ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो आपने जो मेहनत की है, उनके बारे में, और जिसका मापदंड समय है, मतलब इसका क्या होता है, एक समय होता है, ठीक है? तो ये क्या होती है, इसमें 2 चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक क्रांति क्या है? क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक क्रांति क्या है? तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामाजिक क्रांति का अर्थ समाज के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन में मौलिक परिवर्तनों से है। मतलब कह रहे हैं कि जो समाज में आप राजनीतिक, आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, बौद्धिक मतलब बुद्धि से संबंधित जो मौलिक परिवर्तन आपको सभी के अंदर दिखाई पड़ते हैं, वही क्या कहलाती है, आपकी सामाजिक क्रांति कहलाती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, यह कोई आकस्मिक नहीं वरन नियम अधिशासित घटना होती है, जो सामाजिक विकास की एक निश्चित स्थिति में विद्यमान जीवन की भौतिक अवस्थाओं और उनके अंतर विरोधियों के फलस्वरूप उत्पन्न होती। मतलब कह रहे हैं ये कोई ऐसी विधि नहीं है कि जो आप आज रात को सोए और कल सुबह आपको पता चला कि ये सामाजिक क्रांति हो गई। मतलब यहाँ पे कहना यही है कि जब कोई चीज़ धीरे धीरे अपना वर्चस्व मतलब मान लीजिए महंगाई है, इसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, सारी चीज़ें महंगी ही होती जा रही हैं, और अगर इनका दाम समय अनुसार ना कम किया गया, लोग एफर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होने लगे, परेशान होने लगे, कई चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो क्रांति पर ही उतर आएँगे, और ऐसे कई सारे लोग जब इकट्ठे हो जाएँगे, तो इसी को हम क्या कहेंगे, सामाजिक क्रांति का नाम देंगे। ठीक है, ये आपके 8वें नंबर प्रश्न का जवाब रहा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहो। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स का वर्ग से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मार्क्स का वर्ग से क्या तात्पर्य है, तो अभी हमने आपको बताया है कि इन्होंने आर्थिक चीज़ों को ही क्या माना है, वर्ग माना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि वर्ग व्यक्तियों के उस समूह को कहते हैं जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक हों। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनके कहने का यही है कि जो वर्ग वर्ग है, ये व्यक्तियों का वो समूह होता है जो उत्पादन के किसी विशेष प्रक्रिया से जुड़ा हो। मान लीजिए कोई वस्तु पैदा की जाती है, उत्पाद मतलब उसका उत्पाद किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो उसमें जब किसी एक विशेष, क्या मेरे पास दोस्त, एक विशेष प्रक्रिया से जब कोई आदमी जुड़ जाता है और कोई व्यक्तियों का समूह जुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, एक वर्ग कहलाता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर बल देने के कारण मार्क्स इसका लक्षण आर्थिक तत्वों पर बल देते हुए करता है और कहता है कि जिस समूह के आर्थिक हित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जिस समूह के आर्थिक हित एक समान होते हैं, उसको वर्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे मिल मालिक, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जिनमें मान लीजिए कोई एक समाज है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति समान है, कोई कारखाने का मालिक है, कोई जमींदार है, ठीक है, ऐसे पैसे पैसे खूब हैं, तो वो क्या हो गया, एक हो गया, वो एक वर्ग बन जाता है। और दूसरा वर्ग ये बन जाएगा कि जिसमें लोग निम्न लोग रहते हों, बेचारे काम के ऊपर निर्भर करते हैं, नहीं ज़मीन है उनके पास, नहीं कोई कारखाना, वो उसी कारखाने में काम करते हैं, तो एक दूसरा वर्ग वो लेबर वर्ग भी बन जाता है। ठीक है, चलिए, 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मार्क्स का संघर्ष से क्या तात्पर्य है। ठीक है, मार्क्स का संघर्ष से क्या तात्पर्य है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये कहते हैं कि संघर्ष का अर्थ केवल लड़ाई नहीं है, किंतु इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष और आंशिक असहयोग है। मतलब जब आदमी के अंदर, कोई भी आदमी है, आपके अंदर मान लीजिए आपको एक फ़ोन चाहिए था, आपके पिताजी ने जो है एक सस्ता सा फ़ोन 7-8 हज़ार का दिला दिया, लेकिन आपके मन में चल रहा था कि कोई 40-45 हज़ार या
कोई आईफोन वगैरह दिलाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको वो सामान मिला ना, लेकिन उस लेवल का नहीं मिला, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, असंतोष की भावना आ जाएगी, रोष आ जाएगा, मतलब गुस्सा टाइप का आनेगा, ठीक है। और आप वो जो काम खुशी खुशी कर रहे थे, अब उन्हीं काम को चिड़चिड़ेपन में करेंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। तो यही चीजें क्या होती, ये भी एक प्रकार का संघर्ष ही होता है। आगे आपको लिखना होगा, इस प्रकार मार्क्स के अनुसार संघर्ष का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि समाज में निरंतर युद्ध की सी स्थिति बनी रहे, ठीक है। मार्क्स जो है ये कहते हैं कि हम संघर्ष का मतलब इससे नहीं लेते हैं कि लगातार समाज में युद्ध का माहौल बना रहे, वही संघर्ष है, ठीक है। लिखना है इसमें आगे आपको, बनी रहे, अपितु इसका केवल इतना अर्थ है कि समाज में एक ऐसा वर्ग अवश्य होता है जिसकी आवश्यकताएं पूरी ना होने पर वह सर्वदा असंतुष्ट रहता है। मतलब इनके कहने का यही है कि समाज में कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा असंतुष्टि का क्या रहते हैं, शिकार रहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो उनकी सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो पाती हैं और उनमें लगातार असंतोष हमें देखने को मिलता है। इस असंतोष को वह वर्ग समय समय पर कई रूपों में असहयोग, हड़ताल आदि द्वारा व्यक्त करता है, ठीक है। जब वो उनकी सारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, तो वो वर्ग क्या करता है, समय समय पे हड़ताल करेगा, क्रांति करेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, काम नहीं करेगा, फलान धमाक, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका संघर्ष कहलाता है। और जब यह असंतोष असहनीय हो जाता है, तो द्वंद्व के आधार पर यह संघर्ष क्रांति का रूप ले लेता है, जिसमें शोषित वर्ग की विजय और शोषक वर्ग का पतन अवश्यम असंभावी है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जहाँ तक हमें अक्सर देखने को मिलता है, जब ये एक द्वंद्व का रूप, युद्ध का रूप ले लेता है, तो वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि जो शोषित वर्ग है, जो बेचारा जिसका शोषण हो रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, वो हमेशा जीतता है। और जो उद्योगपति लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जो शोषक वर्ग होते हैं, उनका पराजय हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, उनका नाश हो जाता है, वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये अतलग उत्तरीय का जवाब सभी प्रश्नों का रहा। अब मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपके ये अतलग उत्तरीय 10 प्रश्न समाप्त होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलता था, और टोटल आपने 10 क्वेश्चन किए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुल मिला के 20 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके ये खंडबा में भी होता है, यहाँ पे एक प्रश्न के लिए आपको 10 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।